पूछिए तो जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, जो अब तक बचपन से सुनता आया, कारण कि देखते ये रहे हैं कि भगत सिंह को देखने का जो हमारा अनुभव रहा है, कि वो एक हैट लगाया हुआ लड़का, जिसकी मूछें थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई हैं, उनके साथ सुखदेव, राजगुरु और फिर जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद जी की तस्वीरों को देखते हुए हम बड़े हुए हैं और जिनको कहा गया कि भारत के क्रांतिकारी नाम से एक कैलेंडर हुआ करता था, उन कैलेंडर्स को देखते हुए हम बड़े हुए। अमूमन जो चीजें पढ़ने को मिली, उसके संदर्भ में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि जहां ये बताया गया कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, जो हिंसक तरीके से आजादी को पाना चाहते थे। उनका जन्म पंजाब में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। उन्हें 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई और गांधी जी ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। उनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। ये मोटा माटी जानकारी दी जाती रही, जो विद्यार्थी जब हम लोग छठी सातवीं कक्षा में थे और जब भारतीय इतिहास से परिचय कराया जा रहा था और खास करके उसमें स्वतंत्रता आंदोलन से जब परिचित कराने की कोशिशें हुई थी, उन कोशिशों के बरक्स देखते हैं तो ये जानकारियां दी जाती थी और इसके अलावा कुछ नहीं। और जहां भी भगत सिंह को देखें और खास करके उसके बाद से हम लोग देखें तो भगत सिंह को बम और पिस्तौल इसके माध्यम से ज्यादा दिखाने की कोशिश हुई और यही वजह रही कि भगत सिंह की जो स्वीकार्यता रही, वो स्वीकार्यता जिस रूप में रही उसी हिसाब से लोग अस्वीकार करने के लिए भी उतावले रहे। लेकिन जैसे जैसे थोड़े हम बड़े होते हैं और कुछ जो संगति बनती है, उस संगति के फलस्वरूप जो स्थितियां निर्मित होती हैं, उन स्थितियों के बरक्स जब भगत सिंह को जानना शुरू करते हैं और खास करके जब उनकी जन्म शताब्दी आती है 2007 में, उस दौर में जब देखना शुरू करते हैं और उसके पहले आप देखें तो यूं तो उनसे जुड़े हुए साहित्य प्रकाशित हो ही रहे थे, उनका लिखा हुआ सब कुछ प्रकाशित हो ही रहा था। लेकिन उस उन प्रकाशनों के बीच में जो एक छवि उभर कर आई, उससे जो लगा कि भगत सिंह पढ़ाई लिखाई और आजादी तथा बराबरी की लड़ाई में एक समानुपातिक ढंग से भागीदार होते हैं, उसकी भागीदारी को अंजाम देते हैं। भगत सिंह को सिर्फ बम और पिस्तौल के आलोक में यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं उनको सीमाओं में बांधने का एक प्रयास हम सब करते हैं और यह प्रयास जो है वह उनके साथ अन्याय के रूप में तब्दील हो जाता है। उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय को करने में कहीं न कहीं व्यवस्था पर जो काबिज रहे हैं लोग, जो भगत सिंह से ज्यादा डरते रहे हैं कि भगत सिंह के विचार यदि फैल गए समाज में, तब हमारा शासन चलाना दुष्कर हो सकता है। ऐसे लोग भगत सिंह से ज्यादा डरते रहे हैं और यही परिणाम है कि भगत सिंह को आज तक अधिकृत रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। आज भी भगत सिंह पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में उग्रवादी आतंकवादी आंदोलनों के नजरिए से ही देखे जाते हैं। सवाल भी उठे हैं, संसद तक में ये सवाल उठे हैं कि भाई शहीद का दर्जा है कि नहीं, वो कहा जाता है और जब जब जो लोग आए हैं सत्ता में, तब तब वो कहते हैं कि हाँ भाई हम शहीद का दर्जा देंगे। लेकिन घोषणा से बात कागज तक अब तक नहीं उतर सकी है। ये किसका दुर्भाग्य कहा जाए? भगत सिंह का दुर्भाग्य कहा जाए या इस देश का दुर्भाग्य कहा जाए, इस देश के शासकों का दुर्भाग्य कहा जाए, ये हम सबको सोचना पड़ता है। क्योंकि आजादी की लड़ाई यदि हम देखें, मैं झारखंड राज्य का निवासी हूं और यहीं रोजी रोटी का जुगाड़ भी हुआ है। जब 1765 में बंगाल की दीवानी पर पूरी तरह काबिज हो जाते हैं ब्रिटिशर्स, या कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब काबिज हो जाती है,
उसके बाद ही देखिए आप 1766-67 में हमारे यहाँ का जो संथाल परगना का इलाका है और वहां पहाड़िया आदिवासी हैं, पहाड़िया आदिवासियों का पहला विद्रोह शुरू हो जाता है 66 से लेकर के 67 तक। उसमें 4-5 विद्रोही बड़े नामचीन होते हैं। मैं विद्रोही नहीं कहूंगा, उनको आंदोलनकारी कहूंगा, क्रांतिकारी कहूंगा। विद्रोही कहना कहीं कहीं उनके प्रति अपमानजनक संज्ञा होगी। इसलिए 1766-67 से झारखंड के लोग संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, यहाँ के आदिवासी संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह भी है कि सबसे पहले यह इलाका जो था उस दौर में बंगाल के अंतर्गत ही आता था और इस वजह से सबसे पहले गुलामी इनको झेलनी पड़ी। और जमीनों पर देखिए कि आप कब्जा करने के साथ ही जमीनों पर सबसे पहले अधिकार जमाने की शुरुआत हो जाती है। और यहां यह भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि जो स्वतंत्र चेता समुदाय है अब तक हमारे यहाँ और जिनके संघर्ष अब तक जारी हैं, उनमें आदिवासियों की गिनती सबसे आगे होती है। तो आदिवासी समुदायों ने सबसे पहले विद्रोह शुरू किया, सबसे पहले लड़ना शुरू किया। और देखें कि 1780-81 तक जाते जाते एक आदि विद्रोही के रूप में यदि हम देखें तो बाबा तिलका मांझी का अवतरण होता है। बाबा तिलका मांझी उभरते हैं इस परिदृश्य में और वो अंग्रेज सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन थे, उन प्राकृतिक संसाधनों जिसमें कि जमीन उस समय बड़ी कीमती थी और वहां बाहरी आबादी को लाकर बसाया जा रहा था, इसके खिलाफ जो खड़े हुए यहाँ के आदिवासी, और वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा। हम देखें कि फिर उसके बाद 65-66 के बाद 1857 में एक पूरे देश, एक अखिल भारतीय स्तर पर और खास करके उत्तर भारत में देखें तो आजादी के दीवाने आगे बढ़ते हैं कि वो देश को आजाद कराया जाए, लेकिन उस दौर की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं की वजह से सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन हम देखें, मैं जिस झारखंड की बात कर रहा हूं उस झारखंड में 1766 से लेकर के 1857 तक लगातार विद्रोह होते रहे हैं। और उसमें यह भी मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1831-32 में वीर बुधू भगत नाम के एक आदमी जो कि रांची के ही नजदीक शिलागाई में रहते थे, उन्होंने लगभग अपने 250 परिजनों के साथ अपनी शहादत दी। और फिर उसके बाद 1855 से लेकर के 56 तक लगभग 1.5-2 साल तक संतालों का विद्रोह चलता रहा। और इस दरमियान भुइयां विद्रोह से लेकर के कई विद्रोह जो रहे 1857 के पहले भी झारखंड में होते रहे। और फिर जो एक बड़ा नाम आता है वो बिरसा मुंडा जी का आता है, जो कि 1875 से लेकर के 1900 में ईस्वी में जिनकी शहादत होती है। ये सारे इतिहास में ऐसे पुरुष बनते हैं और आदिवासियों ने अपनी भूमिका इस रूप में अदा की। लेकिन इसी के बरक्स आप देखें कि 1857 में जब विफलता मिलती है तब लोग सक्रिय होते हैं और फिर एक आत्मालोचन की प्रक्रिया से गुजरते हैं हुए वो फिर से सोचना शुरू करते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ चूकें हुई हैं, उन चूकों को कैसे दूर करें और फिर आजादी की जो स्थितियां हैं उनका निर्माण करें, जनता को उसके लिए जगाएं। और इस क्रम में बहुत सारे लोग आते हैं। हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आजादी के लिए जो एक मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है, उस तैयारी में भी कई लोग योगदान दे रहे होते हैं। और उनमें दादा भाई नौरोजी का नाम हम लोग सब जानते हैं कि जिन्होंने भारत की आर्थिक जो दुर्वस्था थी, जिसके लिए जवाबदेह उन्होंने अंग्रेजी शासन को ठहराया था, उससे जो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियोरी उन्होंने दी थी, उन सारी थ्योरियों ने, और फिर मैं पुनः झारखंड के एक व्यक्ति का नाम आप सबके सामने रखना चाहूंगा, और वो नाम है सखाराम गणेश देउस्कर का, जिन्होंने देशेर कथा, जिसका कि देश की बात के नाम से अनुवाद भी हुआ है और फिर मैनेजर पांडे की लंबी भूमिका के साथ जिसका प्रकाशन भी हुआ है, उसका प्रकाशन हुआ। और इन सब परिस्थितियों में आप देखें कि 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म होता है और 1907 ही वो साल है जब भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह पगड़ी संभाल डट्टा
आंदोलन चलाते हैं जो कि किसानों का आंदोलन होता है, और कहीं न कहीं वो आजादी के आंदोलन से, कारण कि किसान, मजदूर सबके प्रति जो एक अन्याय का वातावरण निर्मित हो गया था, अन्याय की स्थितियां अंग्रेज सरकार ने निर्मित कर दी थी, उसको लेकर के पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य थे, ये ज्यादा सक्रिय थे इनका विरोध करने में। हालांकि उसमें ये नाम छूट जाता है, जो कि हमारे जो मुख्य धारा के इतिहासकार हैं उनकी एक सीमा कही जा सकती है इसको। हम इसको किसी और नजरिए से देखना पसंद नहीं करेंगे, कारण कि कई दफा लोग ये कहते हैं कि जानबूझकर उपेक्षा की गई है। मैं जानबूझकर की उपेक्षा की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक यहाँ की एक दृष्टि की सीमा रही है जिसकी वजहों से बहुत सारी जगहों के जो आंदोलन है वो सामने नहीं आ पाए हैं, और खास करके जो यहाँ की जो हाशिए के समुदाय रहे हैं, जिनमें दलितों, आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उनके जो नायक रहे हैं वो उस रूप में सामने नहीं आ सके हैं। लेकिन 1907 में जब भगत सिंह का जन्म होता है, उस दौर में ही आप देखिए कि कैसे ये कहा जाता है कि उनके चाचा जो निर्वासित कर दिए गए थे बर्मा के लिए, पिताजी उनके नेपाल में गिरफ्तार किए गए थे, एक और चाचा जो थे उनके, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की वजह से जेल में थे। और संयोग ऐसा होता है कि 1907 में सितंबर में जन्म होता है भगत सिंह का, और अक्टूबर नवंबर से घर में अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और वो अच्छी खबरें आती हैं कि चाचा का निर्वासित जीवन समाप्त हो जाता है, वो भारत लौट आते हैं। पिताजी को भी जो गिरफ्तार किया गया था उनको भी मुक्ति मिल जाती है, और एक और चाचा जो थे उनको भी मुक्त कर दिया जाता है। इस वजह से उनकी दादी जो है वो उन्हें भागा वाला कहती हैं, यानी भाग्यशाली कहती हैं। तो ये स्थिति निर्मित होती है कि एक बच्चे का जन्म होता है, और जब वो ऐसी बातें उसके साथ घटित होने लगती हैं तो एक उम्मीद बनती है कि यह बच्चा कुछ अलग है, और वो उसका अलगपना जो है वो बाद में कैसे दिखता है। और हम लोग सचमुच देखते हैं कि मात्र जिस व्यक्ति को 23 साल 5 महीने और 26 दिन की आयु मिली, मात्र इतने वर्षों में जब सच पूछिए, आज जब हम लोग देखते हैं अपने विद्यार्थियों का या अपने अतीत का मूल्यांकन करते हैं, तो उस दौर में लगता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में सुन तक नहीं पाए थे, जान तक नहीं पाए थे। और उस दौर में वह व्यक्ति इतना कुछ पढ़ लिख चुका होता है और इतना कुछ वो लड़ चुका होता है कि जिससे ईर्ष्या होती है कि कैसे आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया। और इस संदर्भ में देखें कि जो उस दौर में ये बात चलती है, और वो उस शेर को जो बार बार दोहराते थे उस दौर में लोग, कि भाई उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है, देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। जब सारा जहां दुश्मनी निभाने पे लगा हुआ हो, और तब यदि भगत सिंह और उनके साथी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह मामूली साहस की बात नहीं है। यह ऐसे साहसी लोग जो रहे हैं, उन्होंने आजादी के आंदोलन को जो गति प्रदान की, और उस गति से जो कुछ हासिल हुआ, उसका फल हम सब आज खा रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। और जिन्होंने वो संघर्ष किया, वो संघर्ष करने वालों को हम आज ठीक तरीके से याद भी नहीं कर पा रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि उस दौर में आप देखें कि जो करतार सिंह सराभा, जिनकी तस्वीर भगत सिंह अक्सर अपनी जेब में रखा करते थे, उन्होंने कहा था जब वो क्रांतिकारी आंदोलन का जो घोषणा पत्र तैयार किया था कि स्वतंत्रता का पौधा जो है वो शहीदों के रक्त से फलता है। अब स्वतंत्रता का पौधा शहीदों के रक्त से फलता है, यह बात जो है कितनी बड़ी है, इस एक वाक्य में कैसे आखिर करतार सिंह ने इस बात को निरूपित कर दिया, और उसने कितने लोगों को प्रेरित किया। हम यह भी जानते हैं कि लगभग 49-50 साल की उम्र में गांधी जी का आगमन, बल्कि ज्यादा 50 से ज्यादा ही हो चुका था, लगभग 50 साल। तो उस दौर में आगमन होता है भारतीय राजनीति में, लेकिन उसके समानांतर एक आंदोलन चल रहा होता है। यहां मैं गांधी और भगत सिंह की बाइनरी पर चर्चा करना पसंद नहीं करूंगा, कारण कि यह सबसे आसान तरीका होता है। हालांकि इस संदर्भ में एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आजाद भारत की जनता ने दो अद्भुत मुहावरे गढ़े हैं।
और वो मुहावरे जो गढ़े गए हैं, पहला देखिए भगत सिंह के संदर्भ में कि एक शहीद आजम की उपाधि भगत सिंह को मिलती है कि शहीद आजम भगत सिंह, जो भी नाम लेता है उनको शहीद आजम भगत सिंह कहता है। और गांधी जी के संदर्भ में कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन ये दोनों ही मामले देखें कि भगत सिंह के मामले में तो बात सही कि वो शहीद आजम है, लेकिन गांधी भी मजबूरी का नाम सिर्फ नहीं है। गांधी के लिए जो एक प्रतिबद्धता चाहिए वो है, होनी चाहिए, तभी कोई गांधी बन पाता है। इसलिए गांधी और भगत सिंह की बाइनरी में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और गांधी के प्रति भी जो उनके मन में सम्मान का जो भाव रहा था, उस सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं दिखती है। उनके लिखे हुए में या उनके साथियों के लिखे हुए में जब हम देखते हैं, जो मतभेद है वो अपने स्तर पर है, लेकिन गांधी के साथ मनभेद की स्थिति नहीं है। लेकिन भगत सिंह ने जो कुछ रचा, जो कुछ दिया और जो कुछ भोगा, उसके आलोक में एक क्रांति धर्मा कवि पंजाब के ही है पाश, अवतार सिंह पाश, जिनकी शहादत की भी तिथि वही है। जो भगत सिंह की शहादत की तिथि है वो 23 मार्च 1988 को शहादत प्राप्त करते हैं। उन्होंने भगत सिंह के संदर्भ में लिखते हुए कहा था, ये कविता जो उन्होंने लिखी थी, कि भगत सिंह ने पहली बार पंजाब को जंगलीपन, पहलवानी व जहालत से बुद्धिवाद की ओर मोड़ा था। जिस दिन फांसी दी गई, उनकी कोठरी में लेनिन की किताब मिली, जिसका एक पन्ना मुड़ा हुआ था। पंजाब की जवानी को उसके आखिरी दिन से इस मुड़े पन्ने से बढ़ना है आगे, चलना है आगे। ये पंजाब की जवानी कितना आगे बढ़ी है, कितना आगे नहीं बढ़ी है, कहाँ वो ठहरी है, कहाँ वो दूसरी दिशा में मुड़ी है, ये सारी चीजें आज चर्चा का विषय हो सकती हैं। लोगों को इस पर भी विचार करना चाहिए, कारण कि हमारी देश की जो दशा है, आज 75 साल की आजादी के हम सब होने वाले हैं। 75 साल की अवस्था कम नहीं होती है। 75 साल में कई लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं और कई लोग बहुत उम्रदराज कहलाते हैं। भगत सिंह सच पूछें तो भगत सिंह एक ऐसे सेनानी के रूप में नजर आते हैं कि जहां हार जाने का भी मतलब सपनों का अंत नहीं होता है। भगत सिंह हारने को सपने के अंत के रूप में नहीं देखते हैं। भगत सिंह वो खतरे उठाते हैं, खतरे मोल लेते हैं, और इसी वजह से भगत सिंह बन पाते हैं। भगत सिंह बनने के लिए जिन खतरों को उठाने की आवश्यकता होती है, वो खतरे वो लगातार उठाते रहते हैं, और यह उठाना ही उन्हें भगत सिंह बना जाता है। और सच पूछिए कि जो लड़ाइयों के बाद और हारी हुई लड़ाइयों के बाद 1857 से ही हम गिनना शुरू करें तो लगातार जो शहीद होते गए लोग, काकोरी षड्यंत्र के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और भी बहुत सारे लोग जो फांसी पर चढ़ते गए, उन फांसियों को देने के बाद डर जाना चाहिए था। और भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव या बटुकेश्वर दत्त या शिव वर्मा या भगवती चरण बोहरा या और उनके साथ कई महिलाएं जो थीं, दुर्गा भाभी वगैरह, इन सबको डर करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए था, या फिर उंगली कटाकर शहीद होने की एक जो कोशिशें थी वो कर सकते थे। लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है, वह उस पर जो विचार करते हैं और उन विचारों के फलस्वरूप वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वतंत्रता का पौधा शहीदों की रक्त से फलता है, तो रक्त से उस पौधे को सींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी यह तैयारी जो है, फर्क बाकी तैयारियों में और यहाँ है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जान गंवा देंगे तब भारत को आजादी मिल जाएगी। वो जान जब देना चाहते हैं तो उसके पीछे पूरी विचार सरणी उनके साथ होती है, पूरी वैचारिकता होती है, और उस वैचारिकता के साथ उस दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। साथियों, समय थोड़ा कम है। भगत सिंह पर तो कई बातें की जा सकती हैं और हम में से जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग ये कर सकते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि भगत सिंह जब ये सिर्फ 17 साल के होते हैं और वो भारत की भाषा की समस्या पर, भारत में जो भाषा की समस्या जो आज तक बनी हुई है, अभी जब नई शिक्षा नीति लागू हो रही थी तब देखें कि हिंदी के संदर्भ में कुछ बात उठी। मैं भी हिंदी का अध्यापक हूं, बल्कि कहें विद्यार्थी हूं, इस नाते कुछ देखता रहता हूं। तो वहां जैसे ही हिंदी का मामला उठा कि सबसे पहले एक आवाज उठी कि यह हिंदी थोपने की कोशिश है। और पंजाब में एक हिंदी भाषी इलाका जहाँ के भगत सिंह रहने वाले थे, वो पंजाब की भाषा समस्या पर लिखते हैं और उसके लिए 50 रुपए का पुरस्कार भी उनको उस दौर में मिलता है। और उसमें जो एक समझदारी भरी बातें हैं
तो उन समझदारी की बातों को देखकर लगता है कि उस व्यक्ति का अपने देश से और देश की समस्याओं से किस हद तक लगाव था, और उन लगावों के फलस्वरूप वह उन समस्याओं के निदान के भी उपाय सुझा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ समस्याओं को व्यक्त कर रहा था और उनके उपाय के रास्ते नहीं सुझा रहा था। एक 17 साल के बच्चे से आप किस हद तक की उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ आप रास्ता आपको सुझाए। दूसरे मैं कहूंगा कि उनके जो पत्र हैं, जो 11 साल की उम्र से लिखे हुए मिलते हैं, जो पहला पत्र दादाजी को लिखते हैं वो, उस पत्र में भी जो उनकी भाषा है और जो संक्षिप्त पत्र है, लेकिन उस पत्र में जो उनके विचार मिलते हैं, उन विचारों के आलोक में भी कह सकते हैं कि भगत सिंह अपने समय से आगे सोचने वाले एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच रहे हैं। और उसके बाद देखें आप कि जब 16-17 साल की अवस्था में ही, लगभग 24 में उनकी शादी की बात होने लगती है, दादी शादी के लिए जोर डालने लगती हैं, तो वो व्यक्ति घर से भाग जाता है और एक पत्र अपने दादाजी के नाम छोड़ता है, पिताजी के नाम छोड़ता है, क्षमा करेंगे। और जहां वो कहता है कि मेरे दादाजी ने मुझको वक्फ कर दिया था देश की आजादी के लिए, तो मैं उसी जो दान उन्होंने किया था, उसी दायित्व का निर्वाह करने जा रहा हूं। और फिर वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नेतृत्व में प्रताप में काम करना शुरू करते हैं, वहां दूसरे नामों से भी लिखते हैं और देश की जिन समस्याओं पर वो लिखते हैं, और उन्हें जब हम आज देखते हैं, ये लगता है कि वह व्यक्ति कितना दूरदर्शी था और कैसे तत्कालीन भारत की समस्याओं को देखते हुए और आने वाले समय में उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है भारत पर, इस दिशा में वो सोच रहा था। तो उसके सोचने को आज सलाम करने की इच्छा होती है। और यहाँ यह भी देखें कि जब भगत सिंह ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मकसद आला जो है वो आजादी ये हिंद है, और आजादी ये हिंद जो है, तो वह टूटी फूटी आजादी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एकीकृत आजादी मिले। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि भगत सिंह की शहादत के 16 वर्षों के बाद जो आजादी मिलती है, वह हमें टुकड़ों में मिलती है और उसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। हालांकि भगत सिंह एक साथ दो दो देश की जनता के प्यारे हैं। पाकिस्तान में भी अभी वो सम कुरैशी हैं, वकील इम्तियाज कुरैशी कुछ नाम है, और एक राशिद कुरैशी जो जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया है कि भगत सिंह को निर्दोष घोषित किया जाए, कारण कि भगत सिंह को फांसी मिली थी सैंडर्स की हत्या के मामले में, और उसमें बताते हैं कि उस एफआईआर में उनका नाम तक नहीं है। जहां एफआईआर में नाम नहीं है, उसके बावजूद यदि उसको फांसी दे दी गई है, तो फिर ये सोचने की बात है कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। दूसरे की भगत सिंह की जो विचार यात्रा रही है, मात्र मैं अब 2 मिनट ले रहा हूं और फिर ये खत्म कर रहा हूं, कारण कि आप लोग का जो निर्धारित समय था वो लगभग पूरा होने के कगार पर है। तो ये भगत सिंह ने जो एक विचार यात्रा पूरी की थी, और उनको जो जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भगत सिंह किताबों को पढ़ते नहीं थे बल्कि निगलते थे। यानी किताबों को पढ़ने की जो गति थी वो इतनी तेज थी, और उनकी समझदारी, जो उसको ग्रास्प करने की जो शक्ति थी, वो सब में नहीं होती है। और इसको देख करके ये लगता है कि मात्र 23.5 साल की उम्र तक एक व्यक्ति इतना कुछ लिख कर चला जाता है। वो योजनाएं भी बनाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाना है। दूसरे जिस राष्ट्रवाद की बात की जाती है, वहां उस राष्ट्रवाद के मुकाबले देखें, यह विचार क्रांतिकारियों के सामने आता है कि हम लोग विदेश जाकर धन इकट्ठा करें, और भगत सिंह की राष्ट्र के प्रति ये निष्ठा और जो राष्ट्रवाद के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा का दर्शन होता है कि वो विदेश जाने से इनकार भी कर देते हैं। तो कई मामले हैं, और भगत सिंह पर जब हम बात करें तो लगातार ये बातें हो सकती हैं, और भगत सिंह को यदि खोलना शुरू करेंगे तो उनको देखते देखते कई ऐसी बातें सामने आएंगी जिससे ये पता चलेगा कि वो किस तरह की आजादी चाहते थे। वो यह भी चाहते थे कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं, या बम का दर्शन, या और भी कई जो क्रांतिकारी आंदोलन का मसविदा वगैरह सब कुछ को हम लोग देखें, ये पता चलता है कि उनकी बौद्धिकता का क्या स्तर था। और भगत सिंह के संदर्भ में यह भी कहेंगे कि भगत सिंह संभावनाओं के जननायक आज भी बने हुए हैं, और नास्तिकता, धर्म की के प्रति जो उनकी शंकाएं थी, वो शंकाएं अब भी मौजूद हैं। अब भी धर्म
ने हमारा वह भला नहीं किया है, खास करके धर्म के दुरुपयोग ने हमारा जो नुकसान किया है, उस दिशा में हमें ये सोचना पड़ता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य थे, उन मूल्यों की रक्षा करने में भगत सिंह और उनके साथियों के जो विचार हैं, उन विचारों से हमें पर्याप्त मार्गदर्शन मिलता है और उस मार्गदर्शन को ग्रहण करते हुए, उन विचारों को देते हुए यदि हम आगे बढ़ें, तो हमारा आजाद भारत जो है, एक आजाद भारत के संदर्भ में जो एक समाजवादी समाज की कल्पना की गई थी भगत सिंह के द्वारा, उस समाजवादी समाज की कल्पना को हम साकार करने में समर्थ हो सकते हैं। भगत सिंह की काया हमारे बीच नहीं है। भगत सिंह ने अदालत को जिस तरह से एक आम सभा का मंच बनाने का काम किया, यह उनकी बौद्धिकता और उनकी सूझबूझ को दर्शाता है। उनकी काया हमारे बीच नहीं है, लेकिन भगत सिंह के विचार जो हैं, कारण कि विचारों के संदर्भ में वो कहते हैं कि भाई आप उनकी जान ले सकते हैं, उनके विचारों को नहीं मार सकते। उनके विचारों को नमन करते हुए मैं फैज अहमद फैज की एक पंक्ति आप सबके सामने रखना चाहूंगा, जब वो कहते हैं कि जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये जान तो आनी जानी है, इसकी क्या बात करें। भगत सिंह की भी जान गई, देश के लिए गई। जान हर किसी की जानी है, चाहे वो फांसी के फंदे पर चढ़ करके जाए, गोलियों से उसको उड़ाया जाए, या फिर राम नाम करते हुए हम राम नाम सत्य को प्राप्त हो जाएं। ये स्थिति तो हर किसी के साथ है, लेकिन एक राष्ट्रवाद के आलोक में और बम पिस्तौल से इतर देखने की जरूरत है भगत सिंह को। यदि हम वो देख पाते हैं, तो भगत सिंह और उनके साथियों के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और भगत सिंह ने जिन मानों और मूल्यों के आधार पर इस देश की रचना करने का सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने में हम जागी आंखों से यदि उन्हें हम उतारने की कोशिश करेंगे धरातल पर, तो शायद हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारा देश बटा जरूर है, लेकिन ये देश का बटना जितना दुखद है, उससे कम दिलों का बटना नहीं है। हम दिलों को बांटने से रोक सकते हैं। भगत सिंह हमें दिलों को बांटने से रोकने की दिशा में एक विचार थमाते हैं, एक मशाल थमाते हैं। उस मशाल को पकड़कर यदि हम आगे बढ़ सकें, तो शायद हम एक सच्चे और अच्छे भारतीय होंगे और एक अच्छे और सर्वधर्म समभाव से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में अपने देश का निर्माण कर सकने में समर्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबके प्रति मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं